पेपर नंबर 8 कॉस्ट। इसके आपके अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेशन देखे हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 11 दो ही बाकी है, और अगर उसके अलावा कुछ है तो आप मेंशन कर देना। इन दोनों में ही न्यू कॉन्सेप्ट है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो आपको बताता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क है और क्यों ये दोनों अलग अलग यूज होते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज रिलेटेड टू की फैक्टर या लिमिटेड फैक्टर। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स नए रहने वाले, होपफुली कहीं सीखे हुए नहीं होंगे आपके, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट याद है आप लोगों ने सबने बनाई होगी। हाँ अंकित, अंकित है ही नहीं आज। आदित्य, कॉस्ट शीट याद है। हर्षिता, कॉस्ट शीट याद है। एक बार आप मेरे साथ कॉस्ट शीट रिपीट करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। मैं कौन सी कॉस्ट शीट पूछ रही हूँ जो शुरू शुरू में सीखते हैं हम, ठीक है। हाँ, कॉस्ट वाली कॉस्ट शीट। चलिए शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर क्या प्लस करोगे, ओपनिंग WIP माइनस क्या करोगे, फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, फिर क्या प्लस करोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या प्लस करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद में क्या प्लस करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट। लास्ट में क्या मिलेगा, सेल्स। तो फिर अगर वो कॉस्ट शीट थी तो ये थोड़े दिन पहले जो हम देख रहे थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट इससे भी आ रहा है, ये भी कॉस्ट शीट है। तो दोनों में फर्क क्या है। जो आपने मुझे इतनी लंबी वाली कॉस्ट शीट सुनाई ना, वो कॉस्ट शीट है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से बनाई गई कॉस्ट शीट। और जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही नई नई सीखी है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में आप जब देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कभी कभी सुना है, क्या होता है रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। मुझे ना थियोरेटिकल लैंग्वेज में नहीं चाहिए, एकदम रियल लाइफ में रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या है। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड या रिकवरी, इनका मतलब क्या होता है। खर्चा बांट देना, किसमें, अच्छा देखो आप सभी का बिजनेस है तो आप सभी चाहेंगे कि आपके जितने भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे आप अल्टीमेटली कस्टमर से ले लें, सेलिंग प्राइस इतना रख दें कि सारे खर्चे कवर हो जाए और प्रॉफिट कवर हो जाए, यही बात है, ठीक है। तो वो सारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस किसके थ्रू होता है, कॉस्ट शीट के थ्रू। कॉस्ट शीट में कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट होता है और सेलिंग प्राइस मिल जाता है, और बिजनेसमैन को पता लगता है कि उसको सामान कितने रुपए में सेल करना है, ठीक है। अब जो भी कॉस्ट आपने कॉस्ट शीट में लिख ली, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब हो गई मतलब वो तो सेलिंग प्राइस में आ गई है, अल्टीमेटली उसका रिफ्लेक्शन आ गया है, और जब आपका सामान बिकेगा तो आपको वो मिल जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अब सपोज करो मेरा रेंट का खर्चा लगा था 40,000 और मैंने कॉस्ट शीट में लिख दिया 39,000। कायदे से मुझे ज्यादा रिकवर करना चाहिए था पर नहीं किया, तो इज इट अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी, तो कॉस्ट में 1,000 प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए ना, आपने कम रिकवर किया है तो आप कॉस्ट शीट में प्लस कर देते हैं
अंडर रिकवरी या अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ऐसे ही अगर रियल में मेरा खर्चा 40 होता और मैं 44,000 लिख रही हूं कॉस्ट शीट में, ये सही बात है क्या? नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ओवर रिकवरी हो रही है, माइनस करना चाहिए कॉस्ट को। तो आप क्या करेंगे, ओवर रिकवरी के केस में क्या करते हैं, डिडक्ट कर देंगे 4,000 फ्रॉम जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट शीट में चल रहा है वहां पे माइनस कर देंगे ओवर रिकवरी के केस में। अब भूलेंगे तो नहीं है कि माइनस करना है या प्लस करना है अंडर में और ओवर में। लर्न नहीं करना है, ये क्यों किया ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। एक बार गौर करना कि किस में प्लस किया और किस में माइनस किया है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। ये सेम ही इलस्ट्रेशन एमए की बुक में भी है और कॉस्ट की बुक में भी है, और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। Maxwell Limited produces a single product Boost. The following figures relate to Boost for the period of 2021 to 2022. ये पूरे साल के फिगर है, यही बोला है ना इसने, 2021 से 2022 तक के फिगर दे दिए। सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, अगर आप 50% कैपेसिटी में काम करते हो तो 400, 100% कैपेसिटी में काम करते हो तो 800। हमने इस साल किया किस पे, पहले नीचे कहीं देखो लिखा होगा, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स। तो रियल में काम किस पे किया है, 800 यूनिट्स पे, यानी 100% कैपेसिटी पे। और आपको क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। देयर वर नो स्टॉक्स ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। In the first quarter, 220 units were produced and 160 were sold. How many months are there in a quarter? 3 months. यानी पहले 3 महीने में आपने कितनी यूनिट्स बनाई है, 220 यूनिट बनाई है, जिसमें से 160 आपने सेल कर दी। क्या मांग रहा है? जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट होते हैं ना, वो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होता है। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर 8 मार्क्स का है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी मार्किंग इस तरह होगी। तो अगर हमसे गलती होती भी है तो हो सकता है 2 गलत हो जाए, 2 तो सही होंगे ना। बजाय उसके जो क्वेश्चन मान लो कॉस्ट शीट का है, अगर आपने प्राइम कॉस्ट में गलती कर दी, क्या एक्सपेक्ट करते हो, नीचे तक काटा लगेगा सीधा का सीधा। तो 8 में से कुछ भी नहीं मिला आपको। तो एक गलती बड़े क्वेश्चन में भारी पड़ सकती है, पर इस तरह का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपको कम से कम 4 में से 2 पार्ट भी आते हैं तो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। ये 2 तो मान लो आते हैं, 2 के 2 मिल गए। ये नहीं भी आते, कुछ लिखने का तो एक एक भी मिल जाएगा, तो आप कितना स्कोर कर सकते। ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको पास करने में हेल्प कर सकती है मे बी। सो हेल्प की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए मे बी लगा है, समझते नहीं हो बात। पहले क्या पूछा है उसने, व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्सॉर्ब्ड बाय बूस्ट इफ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉलोड। अगर वो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है तो अभी तक कितनी अब्सॉर्ब हो चुकी। अभी आप कहां खड़े, सिर्फ एक क्वार्टर ही हुआ है, पर आपने कितनी यूनिट्स बनाई है, केवल 220। कितनी बनाने की सोची थी, 800 बनाने की सोची थी। और 800 के लिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लग कितनी रही थी, अरे 800 के लिए आपकी 1,60,000 थी। तो अभी तक आपने तो केवल 220 ही बनाई है, तो कितनी एब्जॉर्ब कर चुके हैं, 44,000 अब्जॉर्ब्ड। 220 बनाइए, जो आप बना रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट तो सभी अब्जॉर्ब करेगी, बिकी नहीं बिकी वो अलग बात है। आगे देखो, what would be the under recovery या over recovery of overheads during this period? This period यानी period of 3 months। एक क्वार्टर था ना वो, कायदे से एक क्वार्टर में कितनी लगनी चाहिए थी, अगर पूरे साल में इतनी लग रही है तो। अगर पूरे साल की फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 1,60,000 है तो 3 महीने की कितनी होनी चाहिए थी, 40,000।
और आपने तो बहुत शौक से कॉस्ट शीट में 44 लिख दिया। ये क्या किया है आपने? ओवर रिकवरी कर ली, ओवर अब्जॉर्ब्ड। तो क्या पूछा है इसने, क्या अंडर रिकवरी हुई है, ओवर रिकवरी हुई है? पहले इतना ही पूछा है तो इतना ही लिखोगे। ओवर रिकवरी कितने रुपए से? 4000 रुपए से। ठीक है, फिर क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। इस क्वेश्चन की मार्किंग पता कैसे होती है? अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो ये तो इतना ही है, ये है, और हो सकता है ये भी हो जाए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला ही मेन है। सबसे पहले तो मैं आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से नॉर्मली निकालना सिखा रही हूँ। बुक की प्रेजेंटेशन से अगर मैंने सीधा सिखाया तो आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। क्या पूछा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। आपके प्रॉफिट का फॉर्मूला आप बता रहे हो सेल्स माइनस कॉस्ट। पहले सेल्स ही पता कर लेते हैं, फिर कॉस्ट पता कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन बाद में सीखेंगे। ठीक है, सेल्स पता लगाओ। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में आपको बताना है 220 यूनिट्स आपने बनाई थी, सेल कितनी की है? केवल 160। सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट? यहां से पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकाला? जब 800 यूनिट सेल की थी तब 16 लाख रुपए मिल रहे थे, 2000 रुपए। तो 160 यूनिट सेल करने पर कितने मिलेंगे? 3,20,000। ये आपने निकाल दी सेल्स। अब आपको चाहिए कॉस्ट, और मुझे बताना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी वाली कॉस्ट शीट फॉलो होगी? जो आपने मुझे लंबी वाली बताई वो वाली ना? तो शुरू से निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइम कॉस्ट वाला तो सामान ही नहीं दे रखा, सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है 6,40,000 और 1,60,000। आप कितनी यूनिट्स के लिए काम कर रहे हो? 220 यूनिट प्रोड्यूस की है ना, तो 220 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। कैसे निकाला? पहले वेरिएबल अलग निकालो, जो 800 के लिए है और 220 के लिए कितना होगा? 2,20,000। वेरिएबल या पूरा ही? दोनों? मुझे सिर्फ वेरिएबल बताओ। अच्छा रुको, ऑनलाइन वालों को ना थोड़ा ऐसे बिना लिखे समझ में नहीं आता है, थोड़ा आराम से करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल 6,40,800 यूनिट के लिए है, तो 220 यूनिट के लिए कितना होगा? 1,76,000। और फिक्स्ड अभी आपने निकाली थी 44,000, आपने निकाली थी कि आपने अब्जॉर्ब की है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना लिखा होगा? 176 लिखा होगा, 44,000 लिखा होगा, और टोटल क्या आ गई? 2,20,000। ये है आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या प्लस माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या नहीं? सॉल्यूशन मत देखो, कुछ नहीं मिलेगा, वाकई में बता रही हूँ, सॉल्यूशन ऐसा नहीं है। आप अपना दिमाग खोल के कॉस्ट शीट को देखो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या प्लस माइनस करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस करते थे, माइनस करते थे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, कहीं पे दे रखा है क्या ओपनिंग स्टॉक? नहीं दे रखा, बस इतना बोला है कि 220 यूनिट बनाई थी, 160 बिकी, तो क्लोजिंग तो बचा होगा मेरे पास। कितना है? 40 यूनिट, 60 यूनिट। 60 यूनिट का आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से निकाल लो कि 220 यूनिट इतने की थी, तो 60 यूनिट कितने रुपए की है? 60,000 की है 60 यूनिट। यहाँ पे किस किस को ये डाउट आया कि 2,000 से मल्टीप्लाई करना था? वो सेलिंग प्राइस होता है। आप कॉस्ट निकाल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? जितने का बना था सामान उतने का ही क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। ठीक है, तो 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद आ जाता है सीओजीएस।
1,60,000 आ गया। मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, यहाँ तक सभी साथ आ जाओ, उसके बाद बोलोगे हम पहुंच गए। जो नहीं पहुंचे वो कौन कौन नहीं पहुंचा? सीओजीएस तक पहुंच गए क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पर उससे पहले कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का भी कुछ करना है। कितना था? ओवर रिकवरी कितना था? 4,000। ये कितना बच गया उसके बाद में? 1,56,000। अब आप प्लस कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड। कैसे निकाला? हाँ, सब कुछ कैसे आया बताना पड़ेगा ना। इंटू 160। सेलिंग के खर्चे सिर्फ उन्हीं पे लगते हैं जितनी सेल होती है, ठीक है। 3,20,000 पूरी 800 यूनिट के लिए था, तो आपका किसके लिए निकालना है आपको? 160 के लिए। वेरिएबल कितना आया? 64,000। फिक्स्ड कितना है? चलो आएगा क्वेश्चन, उस हिसाब से करेंगे। ये आपका सेलिंग ओवरहेड्स है 2,40,000। 60,000 और वेरिएबल की कैलकुलेशन सही करी थी? ऐड कर दो सब चीजों को। 2,80,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं सारा रिपीट कर रही हूँ, जिसको ओवरहेड्स ओवर द हेड चला गया वो ध्यान से सुन लो। अब तुम थोड़ी देर चुप रह सकते हो, मैं समझा दूं सारा? अच्छा चुप रहना फिर। एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको दो कॉलम दे रखे हैं। ये दो कॉलम केवल आपको गुमराह करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि नीचे क्या लिखा है? नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800। हमारे काम का कॉलम कौन सा? 100% कैपेसिटी पे क्या काम हो रहा है वो हमारे काम का। फिर इसने क्या बोला? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्जॉर्ब्ड बाय बूस्ट इफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉलोड। यानी आपने कॉस्ट शीट में कितना लिखा होगा, तो हम अभी कहां तक पहुंचे, कितना सामान बना चुके? 220 यूनिट बनाई है आपने, तो अभी तक आपने कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवर कर लिया है? यानी लगेगा तो पूरे साल का फिक्स है, 16 लाख ही बनेगा। अभी तक कितना आप उसमें जोड़ चुके हो? तो अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, 12 महीने तो कंप्लीट हुए नहीं। 3 महीने में कितना बनाया? 220। एक यूनिट का पहले पूरे साल का निकालें तो कितना बन रहा था? 6,40,000 डिवाइड बाई 800 कितना था? ये तो थी वेरिएबल। और 1,60,000 बटे 800, 2,000। 2,000 वॉज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर पर यूनिट। तो फिर अभी 220 यूनिट बनी है, तो अभी तक कितनी फिक्स्ड कॉस्ट आप ऐड कर चुके हैं? 44,000। जबकि 3 महीने गुजर जाने के बाद आपकी अब तक कितनी हो चुकी होनी थी? 40,000। आपने ज्यादा लिख दी कॉस्ट शीट में 4,000 से, दैट इज ओवर रिकवरी। उसके बाद में दो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गए। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने बोला सेल्स लेस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेल्स अलग निकाल ली, कितनी यूनिट सेल हुई थी? 160। पर यूनिट का सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा, 160 यूनिट की सेल आ गई। कॉस्ट निकालेंगे तो बनाई कितनी है? 220 बनाई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए वेरिएबल और फिक्स सभी 220 यूनिट की आपने ले ली। फिर आपने लेस किया ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। उसके बाद में जैसे ही आप सेलिंग ओवरहेड्स पे पहुंचे, तो सेल कितने किए?
सेलिंग का खर्चा आपका लगता है 160 यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट का वेरिएबल खर्चा। और जो फिक्स खर्चा है वो कैसे लगा, 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में आपका पूरे साल का अगर फिक्स एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट 2,40,000 है तो 3 महीने की कितनी मानोगे, क्योंकि उसने बोला भी है फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी हर महीने इक्वली लग रही है। तो पहले क्वार्टर की कितनी हुई, पूरे साल की अगर फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 है तो एक क्वार्टर की 60,000, ठीक है। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड कर दी। इस तरीके से आपको सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई जो है 2,80,000। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। कितना, ये सेल्स, इसमें लेस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड यू गॉट प्रॉफिट ऑफ 40,000। ये तरीका तो केवल कंसेप्चुअल तरीका है। अब बुक की प्रेजेंटेशन देखना। सबसे पहले लिखा गया सेल्स, लेस किया गया प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल 176 और 44 निकाली, वही चीजें हैं जो आपने निकाली थी, 2,20,000 लेस किया गया। फिर इसने किया लेस ओपनिंग स्टॉक एड क्लोजिंग स्टॉक, उल्टा, क्योंकि ये हर चीज को लेस कर रहा है। ये डिस्क्लेमर है आपके लिए कि अगर आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आ सकता, चाहे आज घर जाके ट्राई कर लेना, क्योंकि इसके लेस का मतलब है यहाँ पे साइन चेंज हो गए, ओपनिंग लेस हो गया, क्लोजिंग प्लस हो गया, जबकि कॉस्ट शीट में क्या प्लस होता है, ओपनिंग, और लेस कौन सा होता है, क्लोजिंग। तो इसने ये सब चीजों के साइन चेंज किए। फिर रिकवरी का क्या किया पता नहीं, पर जो भी है आपको क्या करना है, जो तरीका बताया आप उससे आराम से कर सकते हो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, उल्टा उसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। बस हाँ, ये करना कि सेल्स ऊपर लिखना, फिर लिखना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, पूरी कैलकुलेशन करके सेल्स को देना ए, कॉस्ट ऑफ सेल्स को देना बी, प्रॉफिट दिखाना ए माइनस बी, सी आ जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली इजी है ये। हो गया इतना, मार्जिनल, मार्जिनल की कॉस्ट शीट तो याद है आप लोगों को, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। पर ये भी इतनी सिंपल रही नहीं, जब ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाए तब। सेल्स 160 मल्टीप्लाई 2,000, 3,20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। कहाँ कहाँ थी, एक तो प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट थी और एक फिक्स्ड में वेरिएबल कॉस्ट थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है 6,40,000, ये तो अभी आपने निकाली थी कि कितनी बनेगी, 176। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट है 3,20,000, और ये आपको यहाँ पे भी अलग अलग करके कर रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक साथ ही कर देंगे। 1,76,000 प्रोडक्शन और सेल्स की जो हर्ष ने निकाली थी वो यहाँ पे काम की होती है पर यूनिट के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट अगर 800 यूनिट्स की कितनी है, मार्जिनल में कुछ कंसेप्ट नहीं है, याद करो, मार्जिनल में फैक्ट्री, ऑफिस, मार्केटिंग जैसा कुछ था ही नहीं, वेरिएबल तो वेरिएबल, फिक्स तो फिक्स। तो 2,40,000 आपकी फिक्स्ड है और 3,20,000 वेरिएबल है सेलिंग। ये है 800 यूनिट के लिए, तो 160 यूनिट के लिए कितनी है, तो कंट्रीब्यूशन
80,000। अब इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी कुछ होता है, क्योंकि अगर आपको जो मैंने नॉर्मल मार्जिनल वाली कॉस्टिंग वाली शीट बताई है ना, उसमें आज तक आया ही नहीं था। हर क्वेश्चन में लिखा होता था देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। पर अगर लिखा हो तो कैसे करेंगे और कहाँ लिखेंगे? तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ही था आपके पास में, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं। शुरू में 220 यूनिट आपने बनाई, सेल हुई 160, 60 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसको वैल्यू कैसे करेंगे? याद करो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने वैल्यू किया था कितने पे? ये रहा, ये 60,000 कैसे आया था? 2,20,000 से आया था। अगर आपने फाउंडेशन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी और याद हो तो? नहीं। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड। किसमें? एब्जॉर्प्शन में। और जिसके अंदर ओनली वेरिएबल इज कंसीडर्ड वो कौन होता है? मार्जिनल। तो जब हम एब्जॉर्प्शन वाला कर रहे थे तब तो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को प्लस करके 2,20,000 पे वैल्यू किया था क्लोजिंग स्टॉक को। पर जब हम केवल मार्जिनल वाला कर रहे हैं तो हम केवल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जो 1,76,000 थे। यहाँ पे फिक्स को नहीं लेना है। ये 1,76,800 यूनिट के लिए है, 60 यूनिट के लिए कितना कितना 48,000 करना वही है आपका। 48,000 का आपके पास में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और फिर आपकी और वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट और देख लो क्या क्या होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट 1,60,000 फिक्स्ड है पूरे साल की, 3 महीने की कितनी? और ये वाली 3 महीने की 60,000। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,00,000। ये सही है, चलने दो। लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000। अभी क्या आ रहा है? 20,000 का लॉस आ रहा है। और उसके बाद में जो ओपनिंग स्टॉक वो बाकी रह गया, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, इट वाज कितना निकाला है? 48,000। और कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है या लेस होता है? लेस होता है ना। और प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। अच्छा गौर करना कि अगर मैं सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट लिखती हूँ और मेरे पास में यहाँ पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे 48,000 और आपके पास में आएगा क्या? प्रॉफिट ऑफ 28,000। केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट रिवाइज करवा दो मुझे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया। यहाँ पे बस लिखना मत कि ये क्या है, क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक का काम करना बाकी है। और क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया। ऐड क्यों किया? कोई भी चीज की नॉर्मल अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हो? कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही करते हो ना? हाँ बस, ठीक है। और इस ब्रैकेट को सेल्स में से माइनस कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को यूं लिख दूं, एक नॉर्मल मैथ्स का रूल लगाया और कुछ नहीं लगाया, माइनस को अंदर लेकर गई जस्ट। तो अगर ओपनिंग होता तो वो माइनस हो जाता, क्लोजिंग होता तो वो प्लस हो जाता। कॉस्ट आपने ऊपर लेस कर दी तो आपके पास में आ गया प्रॉफिट। चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन हैवी था, बाकी पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं था।
मार्जिनल अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 इलस्ट्रेशन नंबर 14 एमए का मार्जिनल अकाउंटिंग। जो आपके एमए है उसके अंदर 2 चैप्टर है मार्जिनल के, तो फर्स्ट वाले चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकालिए। पहुंच गए क्या सभी? यहां तक मिल गया सभी को इलस्ट्रेशन नंबर 14? बुक है एमए वाली? नहीं है तो भी चल जाएगा, इजी है ये इलस्ट्रेशन। आज मैं आपको एमए का मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ये प्रूव करके जाऊंगी क्लास में, इसलिए आप शांति रखें। कंप्लीट हो गया। पेज नंबर देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना उसका इलस्ट्रेशन नंबर 14। 95 बोल रही है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 14 अगर सभी को मिल गया हो तो एक बार क्लियर कर दो। बुक आगे पीछे होगी, आपको ये वाला इलस्ट्रेशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पे देखो, घर जाके ढूंढ लेना कौन सा है आपकी बुक में। पेज नंबर 137। ओके ठीक है शिवानी, आपने भी बता ही दिया पेज नंबर 137। When sales of a company declines from 9 lakh to 7 lakh, its profit of 50,000 is converted into loss of 50,000। इतनी सी बात दी है और बोला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये कौन सा रेशियो? मैंने तो कभी सुना हुआ नहीं है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो नाम याद, कभी सुना हुआ लग रहा हो? नहीं सुना हुआ लग रहा? पीवी रेशो को ही बोलते हैं। इस चैप्टर में हमने पीवी रेशो के कई अलग अलग नाम देखे, तो उसी में से एक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो पीवी रेशो का ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ डेटा है नहीं, केवल इतना सा डेटा है, उससे कैसे पीवी रेशो निकलेगा? स्क्रीन पे ही देखना है, बुक में नहीं देखना है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल्स में तो चेंज हो रहा है कितना? 2 लाख का। प्रॉफिट में चेंज हो रहा है कितना? पहले प्रॉफिट था और अब लॉस हो गया, तो अगर मैं इस चेंज को चेक करूंगी तो कितना हो गया आपका? एक तो पहले प्रॉफिट था और एक अब लॉस हो गया। चेंज का मतलब यही होता है ना, पहले और बाद में का डिफरेंस। तो पहले प्रॉफिट था तो मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया, बाद में लॉस था तो नेगेटिव साइन ले लिया, और दोनों का डिफरेंस। अगर मैथ्स की बेसिक नॉलेज को लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा? 1 लाख। ये आपका एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे गलती की उम्मीद की जा सकती है, वहां पे हड़बड़ी में। यहां तो आप शांत दिमाग से सही करेंगे। तो आंसर विल बी पीवी रेशियो इज 50%। एमए के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके करेक्ट सौरभ एमसीक्यू के हिसाब से बनाए हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एमए की बुक पेज नंबर 137। An exporter of garments is earning a profit of 1 lakh on a sale of 12 lakh. Selling price is rupees 40 per garment and variable cost is rupees 30 per garment. The exporter incurs an additional fixed cost of 3 lakh on product improvement, which also enables him to economize 5 rupees in per garment variable cost. Sales of garments is restricted to the old value. What should be the selling price so that exporters earn the same profit as the same sales value? अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको इतना तो पता लग गया होगा कि एक तो प्रेजेंट कंडीशन है और एक फ्यूचर कंडीशन है। तो पहले प्रेजेंट में देख लें क्या कॉस्ट शीट बन रही है। सेल्स इज 12 लाख। अच्छा, पीवी रेशियो, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है,
तो पीवी रेशो विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स 25%। अच्छा, और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, ये तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है। करंट वाली फिक्स्ड कॉस्ट क्या लगेगी ये बताओ। लेस वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ 12 लाख 9 लाख, कंट्रीब्यूशन 3 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई 2 लाख। ये आपने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से, ये तो अभी वाला था। आगे क्या हो रहा है, एक एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी 3 लाख की, और उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट इकोनोमाइज हो गई। इसका मतलब क्या है, नई वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई, 25 होगी। ठीक है, तो नई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25 रुपीज, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपीज, और सेल ऑफ गारमेंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ओल्ड वैल्यू 12 लाख। तो नया वाला आप बनाएंगे कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेल तो इतनी ही कर सकता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर गारमेंट सो दैट एक्सपोर्टर अर्न्स द सेम प्रॉफिट एट द सेम सेल्स वैल्यू। कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, इतना चाहिए, और डिजायर्ड प्रॉफिट है, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, पीवी रेशो होगा, डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। जब इसने लिखा ना एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, इस बात का मतलब पता है क्या होता है, कि पहले वाली तो लग रही है, उसके अलावा और लग रही है, तो अब टोटल नई कितनी लग रही है आपकी, 3 प्लस पहले वाली 2, 5 लाख। 5 लाख की तो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट आप कितना चाहते हैं, क्या निकाल दिया तुमने, तुम फिर आगे भाग गए, आगे मत भागो। मैंने पूछा प्रॉफिट कितना चाहिए, 1 लाख, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो तो हमको पता नहीं। हमें तो इतना पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज से कम हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा, सिंस एज पर एग्रीमेंट द सेल्स वैल्यू टू द ओल्ड वैल्यू इज रेस्ट्रिक्टेड टू 12 लाख, हेंस पीवी रेशो विल बी 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, कंट्रीब्यूशन इन न्यू केस। इतना घुमाया है इस क्वेश्चन को, आपको देखने में लग रहा है कितना सिंपल है। अगर मुझे नया पीवी रेशो चाहिए तो पीवी रेशो के सारे फॉर्मूले ढूंढ के देख लो, कहां से निकाल पाओगे, सेलिंग प्राइस है नहीं, अगर नई वेरिएबल कॉस्ट है तो भी नया सेलिंग प्राइस ही नहीं है, कहां से निकालूं। पर एक और तरीका था जो आपने मुझे 2 नंबर पे लिखवाया था फॉर्मूला, हर्षिता ने लिखवाया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी तो कंट्रीब्यूशन ही होता है, और हमको पता है कि हमारी नई फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख, प्रॉफिट चाहिए 1 लाख, तो नया कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6 लाख। तो नया पीवी रेशो आ जाएगा, क्योंकि सेल तो उसने क्या बोली है, चेंज नहीं करनी है, 12 लाख ही रखनी है। तो नया पीवी रेशो कितना आया 50%, पुराना कितना था 25%, नया आ गया 50%। यहां तक सोचो मैंने क्या निकाला है, क्यों निकाला, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, सबसे बड़ी बात ये थी। सेल्स तो 12 लाख की आएगी, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस पर गारमेंट, तो पर यूनिट के प्राइस है ना आपके पास में, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट तो है ही आपके पास में, नई कितनी थी 25 रुपए, पीवी रेशो कितना है 50%, यानी वेरिएबल कॉस्ट का रेशो कितना 50%। अगर ये 25 रुपए 50% के बराबर है तो सेल क्या होती है 100% के बराबर क्या होगा 50 रुपए। क्वेश्चन बहुत सिंपल नजर आ रहा है, केवल मैं सारा ही वापस बताऊंगी, मेरे को पता है ना, ये जो चीजें देखने में ऐसा लगता है ना इतनी सी है, वही आपको घुमाएगी। शुरू में हर्षदा ने मुझसे पूछा था कि चाहे ऐसे निकालो पीवी रेशो चाहे ऐसे निकालो, बात तो एक ही है। तब मैंने क्या बोला था, आपके पास में डेटा ही नहीं होगा, आप निकालोगे कैसे, इसीलिए आपको पीवी रेशो के 6 फॉर्मूला बताए गए थे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने पहले वाला सारा हिसाब किया, पहले वाला प्रॉफिट निकाल लिया, बहुत इजीली आपके पास में आंसर भी आ गया। फिर उसने बोला कि अभी उसने कुछ ऐसा किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल 3 लाख रुपए लगने लग गई। एडिशनल शब्द का मतलब ये है कि और
यानी पहले वाली तो लगी रही है, एक गलती तो तुमसे होती है। हाँ, तुम नई फिक्स्ड कॉस्ट केवल 3 लेते, नई क्या होगी, पहले वाली फिक्स्ड कॉस्ट और नई वाली फिक्स्ड कॉस्ट। तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 5 लाख। न्यू वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए से कम हो गई, तो अब ये रह गई है 25 रुपए पर यूनिट। अब मुझे चाहिए कि मैं डिजायर्ड सेल कितनी सेल करूं कि पहले जितना प्रॉफिट आ जाए, पहले जितना प्रॉफिट मतलब 1 लाख, तो कितनी सेल करूं कि पहले जितना प्रॉफिट आ जाए, यानी डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशो। सब कुछ नया हो चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट हो चुकी है 5 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट उसने बोला है पहले वाला ही कमाना है। अगर कुछ नया दिया होता तो मैं वहां पे नया लिख देती, नीचे चाहिए नया पीवी रेशो। कहां से लाऊं, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता तो मैं नया निकाल लेती, है ही नहीं। अब यहाँ पे आता है कि इस टाइम पे आपको सोचना है कि पीवी रेशो के कितने सारे फॉर्मूला थे, क्या हमारे पास उसमें से कुछ भी है क्या। पहला फॉर्मूला तो क्रॉस हो गया, मेरे पास नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये पीवी रेशो का फॉर्मूला काम कर जाएगा क्या, कर जाएगा, ये दोनों चीजें तो है ना, फिक्स कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो आपने इस नए वाले से कंट्रीब्यूशन निकाला और टोटल सेल की वैल्यू बोली थी रेस्ट्रिक्टेड टू द ओल्ड वैल्यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं था पर टोटल सेल्स थी आपके पास में। तो आपने नया पीवी रेशो कैसे निकाला, 6 लाख बटे 12 लाख मल्टीप्लाई 100, तो क्या आंसर आया, न्यू पीवी रेशो 50%। अब उसने क्या बोला, नया सेलिंग प्राइस क्या रखे, अब उसमें भी कंफ्यूजन, पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये किस लिए दे रखा है। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 25 रुपीज और पीवी रेशो इज 50%, इतनी सी बात भी दे दी जाए ना तो आप सेलिंग प्राइस आराम से निकाल लोगे, भूल जाओगे कोई क्वेश्चन चल रहा था। सेलिंग प्राइस नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए पर यूनिट है, पीवी रेशो इज 50%, सिर्फ इतना डेटा निकाल सोच के आप मुझे सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, 50 रुपए आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके फिर करेंगे, नहीं आया 50 रुपए, सेलिंग प्राइस 12 लाख नहीं है, सेल्स की अमाउंट 12 लाख है। हाँ, 25 रुपए पर यूनिट है। हाँ, करो वो भी करो, कैसे भी हो सकता है, सब तरीके कोई भी हो सकते हैं निकालने के, मैं तो सबसे शॉर्टेस्ट बता रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है क्या बुक में, है ना। फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर प्रोडक्ट एक्स, द information given in the first column can be ignored since it is only one of the several projections of an assistant accountant but may be useful to you। सेल्स दे रखी है, यूनिट्स, प्रॉफिट लॉस, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम determine what increased sales volume is required to cover an additional attractive package of 0.5 per unit। Additional volume of sales to require to cover an additional attractive packaging cost of rupees 0.5 per unit to increase the sale at existing sales price to yield zero profit। ये कौन सी कंपनी जो जीरो प्रॉफिट चाह रही है, हाँ, एनपीओ। अच्छा, क्या क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि कितनी सेल करें कि एक तो एडिशनल कॉस्ट और आई है 0.5 पर यूनिट की, वो भी कवर हो जाए और आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो आए, ऐसी कितनी सेल करें। ये आपका एक तरीके से डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ही है, लेकिन जीरो प्रॉफिट पे तो आप सीधा भी लगा सकते हैं, कौन सा होता है, ऐसा कौन सा सेल्स का वॉल्यूम होता है जिसपे प्रॉफिट जीरो होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। बीईपी इन यूनिट्स निकालने को बोल रहा है सीधा सीधा, बीईपी इन यूनिट्स निकालने को बोल रहा है, और कौन सा कॉलम देखने को बोला है, फर्स्ट कॉलम। इसको देखो और बताओ, फिक्स कॉस्ट 30,000,
अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स की यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स, और मैं बताऊं, इसमें तुम आसानी से सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हो। अपना जितना भी दिमाग है वो यूज करके निकाल के दिखाओ। अभी पहले वाले क्वेश्चन से प्रेरणा लेनी है, बहुत इजीली निकल जाएगा। सेल्स पर यूनिट 10 रुपए आ गई ना। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 नहीं है, और भी कुछ लग रहा है। इसीलिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की कष्ट किया था सीधा ही, और नीचे लगा के यूनिट्स निकालने का किया था, वो गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि आपने ये नहीं देखा। अब देखो कैसे उल्टा चलना है। आज तक मैं आपको सीधा चलना सिखा रही थी, अब उल्टा चलना सिखाती हूँ। देखो क्या करना है। हमारे पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं है, पर हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है और प्रॉफिट और लॉस है। इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन है, 30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 20,000। अब कंट्रीब्यूशन में क्या ऐड करेंगे कि आपको सेल्स मिल जाए, उल्टा चलो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस करो वेरिएबल कॉस्ट। 8 रुपए पर यूनिट है और 10,000 यूनिट है, तो सेल कितनी आई अमाउंट में, 1,00,000। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ के कभी ये कंफ्यूजन हो कि ये रुपीज में है या यूनिट्स में, और सॉल्यूशन नहीं हो, तो क्रॉस चेक कर सकते हो नीचे से ऊपर जाके। पता लग गया, इसका मतलब ये थी यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 आ रहा है मेरा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, कर रही हूं ना, रुको तो सही। तुम या तो तुम यहीं आ जाओ, भाग लो। फेस्ट इसी हॉल में होगा, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगी तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए चुपचाप पढ़ लो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 8 रुपए तो पहले थी, 0.5 और लग रही है, 8.5 हो गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1.5 रुपया। बीईपी विल बी फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना, बोलो कितना, 20,000 यूनिट है बीईपी के। हाँ करेक्ट। अब जिन लोगों ने 10.5 निकाला था, मुझे भी पता कैसे आया। तुमको मैंने क्या किया है वो समझ में आना चाहिए, तुमने क्या किया है वो मेरे समझ से बाहर है। क्यों, वो तो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा सुनो, what increase sales volume in required at the present sale to cover an additional publicity expenses of 5,000 while yielding a profit of 5,000। एक एडिशनल खर्चा और आ गया, पहले ही 30,000 की कॉस्ट तो लगी रही थी, और आपका एक और खर्चा कितने का आ गया, 5,000 का, और प्रॉफिट चाहिए कितना, 5,000। निकालो डिजायर्ड सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज पहले कितनी थी, और कितनी बढ़ गई, नया प्रॉफिट, ये इसने बोला है ना प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5 होगा क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे 1.5 नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 रुपीज होगा। कितनी यूनिट्स आई, 20,000 यूनिट्स ही आ रही। मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे क्या पता। हो गया, इसका सही है। नेक्स्ट,
क्या? वहां तो डेढ़ ही आएगी ना, उसने बोला है ना 0.5। सेकंड पॉइंट अलग है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। On the basis of first column, determine what increased sales volume is required to reach a profit of 4,000, reducing the selling price by 3% per unit। तो नया सेलिंग प्राइस पहले था 10, अब कितना हो गया 9.7। प्रॉफिट कितना चाहिए 4,000। नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा 9.7 माइनस क्या करूंगी 8 रुपए 1.7। फिक्स कॉस्ट कितनी है जो ओरिजिनल थी 30,000, तो कितना आ गया प्लस करो प्रॉफिट 4,000 का और फिर निकालो। सब में 20,000 ही लाना था तो हमारी मेहनत क्यों करवा रहा है ये। 20,000 यूनिट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 18 डन। इसको फ्यूचर वाले से करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम ही डिटरमाइन करने को बोला है। अगर फ्यूचर वाले से करना हुआ तो यहां से कर लोगे, सारा डेटा तो सेम ही है आपके पास। एमए का एक मिनट होमवर्क बाकी है। एमए का कौन सा इलस्ट्रेशन यूनिट 1 का नहीं हुआ है, ये आपके पास में जवाब होना चाहिए अगली क्लास में। दूसरा आपको करके लाने कुछ होमवर्क, वो क्या क्या है वो देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर, ये सब एमए के हैं, कॉस्टिंग का कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 127। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 136। इलस्ट्रेशन नंबर 17, 16 पेज नंबर 138। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 178। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 180। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पेज नंबर 184। सब करवाए हुए क्वेश्चन है, करने नहीं पड़ेंगे, बस देख के तुम बोलोगे कॉस्ट में हो गया। हाँ देख के आने, और ना इनमें से लिमिटिंग फैक्टर का जो भी हो वो मत करना, क्योंकि वो आज की क्लास में शामिल था, लेकिन आपका फर्स्ट क्वेश्चन इतना हैवी हो गया कि उसको मैंने आज करवाया नहीं। ये ना करवाने पे थैंक यू कौन बोलता है, करवाने में तो बोलते हैं।